हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। सो कैट 2023 के लिए आज से हम लोग डीएलआर का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स और स्टार्ट किया होगा जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लेक्चर्स वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं उसके टॉपिक्स। तो एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे डेली 6 PM क्वांट का जो क्रैश कोर्स है उसमें एक लेक्चर अपलोड हो जाता है। और आज से डीएलआर की जर्नी भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है डीएलआर में, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आई वुड से डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग, राइट। लॉजिकल रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है अगर हम कैट की बात करें। तो पास्ट फ्यू ईयर्स में आप देख पाएंगे खुद से कि डिस्ट्रीब्यूशन के सेट्स आते रहते हैं कैट एग्जाम में, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन के जो सेट्स आप सॉल्व करते हैं उसमें आपका सिर्फ अप्रोच मैटर करता है। इसका एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप जितना नीट एंड क्लीन और जितना कनेक्टेड वे में टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जितना इंफॉर्मेशन को टेबल के आसपास लिखने की कोशिश कर सकते हैं, उतना बेस्ट है, उतना ही जल्दी और करेक्ट आपके आंसर आने के चांस हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट यहाँ पर आपको सिर्फ मैच करने होते हैं वेरियस एट्रीब्यूट्स। ठीक है, मैचिंग वेरियस एट्रीब्यूट्स, यही मैं बोलूँगा इस टॉपिक के बारे में, मैचिंग वेरियस एट्रीब्यूट्स। जैसे अगर हम अपने एकेडमिक क्लासेस की बात करें, क्लास 4-5 में हम लोग मैथ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस करते थे। कंट्री को रिवर से मैच करना है या कंट्रीज को करेंसी के साथ मैच करना होता है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो वहाँ पर हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते थे। अगर इंडिया की बात हो रही है और कैपिटल की बात हो तो दिल्ली में बात करेंगे, तो वहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ जो आपको सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन होगा उसके बेसिस पर आपको मैच करना होगा वेरियस एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स दो, दिस इज एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स दो से ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। एनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकता है, राइट। तो जनरली 3 से 4 होता है एग्जाम्स में, 2 भी आ सकते हैं लेकिन उस पर कोई ऐसा लिमिट नहीं है, राइट। तो इसके सेट्स से ही हम लोग डिस्कस करेंगे और अप्रोचेज यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के अप्रोच से हम आंसर तक जल्दी पहुँच सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को कैसे रीड करना है, कैसे उसको टेबल के आजू बाजू में उसको प्लेस करना है इन्फॉर्मेशन को, सो दैट हम उसको यूटिलाइज कर पाए और अपने सेट को ईजिली सोल्व कर पाए। ठीक है, तो सेट नंबर 1 में प्रेजेंट करता हूँ। ये क्या कह रहा है सेट, तो ईच ऑफ द 7 पर्सन्स, मतलब एक एट्रीब्यूट हो गया हमारा पर्सन्स, प्रवीण, क्रांति, सुनील, राजेश, कपिल, लाला एंड थॉमस इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्रोफेशन। तो प्रोफेशन हो गया हमारा सेकंड एट्रीब्यूट। पहला एट्रीब्यूट हुआ पर्सन, सेकंड हुआ प्रोफेशन। एमंग कौन कौन से प्रोफेशन दिए हुए हैं, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट एंड आर्किटेक्ट। तो 7 पर्सन हैं, 7 प्रोफेशन हैं। मतलब हमें मैच करना है। यूनिवर्सल ट्रूथ हमारे पास कोई है ही नहीं कि अरविंद इज अ प्रोफेसर, ये वेल नोन फैक्ट है ही नहीं, राइट। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, हमें इनको मैच करना होगा बेस्ड अपॉन दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट्स है, तो हमारे पास एक टेबल बन जाएगी, 2 कॉलम्स वाली टेबल। एक कॉलम में आ जाएंगे पर्सन और एक कॉलम में आ जाएंगे जो सेकंड एट्रीब्यूट है, दैट इज प्रोफेसर। ठीक है, एक कॉलम को हम लोग फिक्स कर देते हैं और फिर दूसरे कॉलम की वैल्यूज फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं बेस्ड अपॉन दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो मैं टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। इस टाइप की टेबल बन गई है, हमने पर्सन्स को फिक्स कर लिया है, राइट। अब हम इनके सामने जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो इन्फॉर्मेशन फिक्स है उसको फिल कर देंगे। जिसको सेलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली उसको सेलेक्ट करेंगे, जिसको रिजेक्ट कर सकते हैं उसको वहां पर क्रॉस कर देंगे। तो टिक एंड क्रॉस दोनों का मेजर रोल है, उसी के बेसिस पर हमारा सेट प्रोग्रेस करेगा। ओके, तो पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आइदर अरविंद और सुनील इज द डॉक्टर। ठीक है, अरविंद और सुनील में से कोई एक डॉक्टर है। अब आपकी बेसिकली आपके विजडम पर है कि आप इस इंफॉर्मेशन को इस टेबल के पास कैसे रखना चाहते हैं। तो मैं तो जनरली ऐसे करूंगा, अगर मैं इस सेट को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं कुछ इस टाइप से हाईलाइट करूंगा इस इंफॉर्मेशन को, आइदर अरविंद और सुनील इज अ डॉक्टर। तो इससे मुझे याद रहेगा कि इन दोनों सेल्स में एक जगह पर डॉक्टर आने वाला है। ओके, सेकंड कह रहा है नाइदर सुनील नोर लाला इज द इंजीनियर। तो सुनील और लाला वाले बॉक्स में मैं इंजीनियर को क्रॉस कर दूंगा, मतलब यहाँ पर इंजीनियर नहीं आएगा, राइट। यहाँ पर इंजीनियर नहीं है,
और जो लाल है वहां पर भी इंजीनियर उसका प्रोफेशन नहीं हो सकता। दोनों को मैंने क्रॉस किया, राइट। ठीक है, तो मैं फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स का यूज यहाँ पर कर चुका हूँ, मुझे इनको वापस देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेटमेंट 3 पर अब मैं चलता हूँ। क्रांति इज आइदर द लॉयर और द प्रोफेसर। क्रांति क्या है? आइदर लॉयर और प्रोफेसर। तो यहाँ पर लॉयर स्लैश प्रोफेसर आप मार्क कर दीजिए, लॉयर स्लैश प्रोफेसर। ओके, स्टेटमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो डन। वापस देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैं सारी इंफॉर्मेशन टेबल के पास ही रखा हूँ। स्टेटमेंट नंबर 4, राजेश इज द साइंटिस्ट। ये तो कंफर्म है, राजेश क्या हो गया है? साइंटिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो डन। कपिल इज आइदर द आर्किटेक्ट और द लॉयर। जो कपिल है वो क्या है? आइदर आर्किटेक्ट है, ARCH में लिख दे दो शॉर्ट में, या फिर वो लॉयर है, राइट। ठीक है, लॉयर जैसी एक बात क्रांति के लिए भी है, लॉयर और प्रोफेसर। ओके, अब इसको भी नहीं देखना है। स्टेटमेंट 6 कह रहा है थॉमस इज आइदर द डॉक्टर और द आर्किटेक्ट। जो थॉमस है वो या तो डॉक्टर है या फिर क्या है? आर्किटेक्ट। ये लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन रीड करने की कोई नीड नहीं है, मेरे पास पूरी टेबल है। अब मैं जो भी जुगाड़ करूंगा, जो भी लॉजिक लगाऊंगा, टेबल में लगाऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन पास में मैंने रख दिया है। अब देखो सबसे पहले क्या हिंट मिलेगा, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर है। जो लास्ट चीज मैंने यहाँ पर लिखी, डॉक्टर और आर्किटेक्ट थॉमस के लिए। अगर थॉमस डॉक्टर और आर्किटेक्ट है, हमने क्या पढ़ा था कि अरविंद और सुनील, यहाँ पर डॉक्टर ये मैंने लिखा हुआ है, या तो डॉक्टर कौन हो गया? तो अरविंद होगा या फिर सुनील होगा, तो डॉक्टर थॉमस तो हो ही नहीं सकता। थॉमस कंफर्म क्या है? आर्किटेक्ट। अब जहां पर आर्किटेक्ट आया हुआ है वहां पर चलते हैं। तो आर्किटेक्ट आया हुआ है कपिल के पास, कपिल आर्किटेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि थॉमस आर्किटेक्ट हो चुका है। इसका आर्किटेक्ट क्रॉस करते हैं तो ये क्या बचेगा? लॉयर। अब वहां पर चलते जहां पर लॉयर आया हुआ है, तो लॉयर आया हुआ है क्रांति के पास। क्रांति लॉयर नहीं हो सकती क्योंकि लॉयर कौन है? कपिल। तो क्रांति इज प्रोफेसर, राइट। क्रांति इज प्रोफेसर। नेक्स्ट, अब कहां पर चले? सुनील इंजीनियर नहीं है, लाला इंजीनियर नहीं है, दोनों जगह इंजीनियर क्रॉस है, तो अरविंद क्या हो गया? इंजीनियर। बोल सकते हैं ऐसा, अरविंद इज इंजीनियर। अभी डॉक्टर बना हुआ था यहाँ पर, अरविंद तो इंजीनियर बन चुका है, सुनील या अरविंद में से कोई एक डॉक्टर था, तो अब सुनील को आप डॉक्टर कह सकते हैं, राइट। 6 का प्रोफेशन फिक्स हो गया, तो 7वें का प्रोफेशन क्या बचा? विच प्रोफेशन इज लेफ्ट? जर्नलिस्ट। तो ये क्या आ गया? जर्नलिस्ट आ गया, लाला। डन। इस टाइप से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के सेट्स अप्रोच करते हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा। इंजीनियर हो सकता है तो यहाँ पर उनकी कोई एक कंट्री होती या उनकी कोई एक लैंग्वेज स्पोकन होती, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स और भी हो सकते थे। तो आगे सेट्स वैसे हैं, राइट, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ द पर्सन एंड हिज प्रोफेशन। इनमें से करेक्ट कौन से? जल्दी से पहचान लेते हैं। तो सुनील जर्नलिस्ट, नो। देन लाला जर्नलिस्ट, यस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, हु इज द प्रोफेसर? कौन है? प्रोफेसर क्रांति, तो ऑप्शन डी। सेट नंबर 2, ओके, तो इस क्वेश्चन को रीड करेंगे ध्यान से। क्या क्वेश्चन है? ईच ऑफ द 6 persons A, B, C, D, E and F belongs to a different tribe. देखो 6 persons हैं, फर्स्ट एट्रीब्यूट बिलोंग्स टू अ डिफरेंट ट्राइब, सेकंड एट्रीब्यूट क्या हुआ? ट्राइब। कौन कौन से? PQRSTU। तो 6 persons, 6 tribes. Each of them belongs to one of the 4 countries. Countries is our third attribute. कौन कौन सी कंट्री? भूटान, चाइना, मंगोलिया एंड पाकिस्तान। At least one and at most 2 persons belong to each of the 4 countries. किसी भी कंट्री को कम से कम 1 पर्सन बिलोंग करेगा और ज्यादा से ज्यादा 2 पर्सन बिलोंग करेंगे। तो 1-1-2-2 वाली बात बनेगी। 2 कंट्रीज होंगे जिनको 2-2 लोग बिलोंग करेंगे और 2 कंट्रीज को सिर्फ 1-1 पर्सन बिलोंग करेगा, ठीक है। नाउ 3 एट्रीब्यूट हो गए। ईच ऑफ देम नोज एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज, तो लैंग्वेज वाला 4th एट्रीब्यूट। लैंग्वेज कौन सी? स्पेनिश, फ्रेंच, डच एंड स्वीडिश। एट लीस्ट 1 एंड एट मोस्ट टू नो ईच ऑफ दीज 4 लैंग्वेजेस। तो जैसा कंट्री के लिए आपने कहा 1-1-2-2, वैसे लैंग्वेज के लिए आप कहोगे 1-1-2-2। अभी डिसाइडेड नहीं है कि फ्रेंच वाला एक ही है
हो सकता है फ्रेंच वाले दो, हो सकता है फ्रेंच वाला एक, हो सकता है डच वाले दो हों, या फिर हो सकता है डच वाला एक हो। ऐसे करके किसी भी लैंग्वेज के लिए हो सकता है। No two persons have the same combination of country and language। इसका मतलब क्या है, अगर एक पर्सन यू कैन से पाकिस्तान से है और उसकी लैंग्वेज फ्रेंच है, दूसरा पर्सन पाकिस्तान से और उसकी लैंग्वेज फ्रेंच नहीं हो सकती, सेम कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा पर्सन पाकिस्तान से अगर है तो उसकी लैंग्वेज फ्रेंच ना होकर डच होनी चाहिए, या फिर स्वीडिश, या फिर स्वीडिश, राइट। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो बेसिकली अगर दो की कंट्री सेम है तो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होनी चाहिए, या अगर दो की लैंग्वेज सेम है तो उनकी कंट्रीज डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा कुछ हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं। ओके, ये रही बात। अब इसके बाद ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। तो टोटल हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट है पर्सन्स, दूसरा है ट्राइब, तीसरा है कंट्रीज, और चौथा क्या है, लैंग्वेज। जो लास्ट में मैंने आपको बताया, एक तो 1122 वाली बात, और दूसरा दो की कंट्री सेम है तो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट, और दो की लैंग्वेज सेम है तो उनकी कंट्री डिफरेंट। ये वाली बातें याद रखने वाली, तो ये हम याद रखेंगे। हर एक स्टेटमेंट के साथ हो सकता है कहीं पर भी इसको कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, ठीक। तो टेबल बना लेते हैं अगेन। तो 4 कॉलम्स होंगे हर एक एट्रीब्यूट के लिए, राइट। तो इस टाइप की टेबल हमने बना ली। अब इसमें ABCDEF पर्सन्स को फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर ट्राइब को लिख लेंगे, फिर कंट्री को लिख लेंगे, और फिर हम लोग लैंग्वेज को लिख लेंगे। ओके, ठीक। अब चलते हैं इंफॉर्मेशन रीड करने। स्टेटमेंट 1 कह रहा है F एंड C बिलोंग टू द सेम कंट्री, A एंड D बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री। F एंड C सेम कंट्री है, F एंड C की कंट्री सेम है। तो अगर C की लेट से ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास वो है ट्राइब का, सेकंड कॉलम है कंट्री का, और थर्ड कॉलम है लैंग्वेज का, ठीक है। तो F एंड C की कंट्री सेम है, मतलब अगर यहाँ पर आप X कह रहे हो तो यहाँ पर भी X कहोगे। F एंड C की कंट्री सेम, राइट। F and C belong to the same country. A and D belong to different countries. A and D. तो A and D different countries, मतलब अगर आप यहाँ पर Y कह रहे हो A, तो D को कह दो आप Y डैश। उससे पता चल जाएगा एक जगह पर Y है, एक जगह पर Y डैश है। That means these two are different. ओके, ठीक है। नेक्स्ट, तो स्टेटमेंट 1 डन। अब हमें 1 को देखने कोई नीड नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, E बिलोंग्स टू चाइना। E की कंट्री तो फिक्स है चाइना, राइट। और अदर एक डिफरेंट पेन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। E की कंट्री क्या है, चाइना, ये फिक्स है, राइट। E बिलोंग्स टू चाइना एंड ट्राइब T, और E का जो ट्राइब है वो क्या है, T, ये भी फिक्स है। द पर्सन हु बिलोंग्स टू द ट्राइब P नोज स्वीडिश लैंग्वेज। जो ट्राइब P है उसकी लैंग्वेज क्या है, स्वीडिश। तो इसको यहाँ पर ऐसा लिखोगे, ट्राइब वाले कॉलम के बॉटम में P लिख लो, और P को किससे कनेक्ट कर दो, उसकी लैंग्वेज वाले कॉलम के बॉटम में आ जाओ स्वीडिश, यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दो। तो बेसिकली इसको लिखने का फायदा क्या है, स्वीडिश यहाँ पर नहीं आप सेट कर पाओगे। बेसिकली P एंड स्वीडिश, स्वीडिश यहाँ पर आ सकता है क्योंकि दो लोग हो सकते हैं तो स्वीडिश स्पोकन हो। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे P और स्वीडिश ये दोनों कहाँ पर आएंगे, जहाँ पर उसको 2 सेल्स एम्प्टी मिलेंगे एक ही रो में, राइट नाउ। तो स्टेटमेंट 2 इज डन। स्टेटमेंट 3, 2 पर्सन्स नो डच लैंग्वेज। तो हमें 2 to 1 1 वाला मिल गया था, 1, 1, 2, 2 वाला था, तो हमने 2 को बोल दिया डच, ये तो फिक्स है, राइट। 2 persons नो डच, 2 persons बिलोंग टू भूटान। अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री में भी ऐसे ही बना सकते हो, 1 1 2 2, और 2 के नीचे क्या आ जाएगा, भूटान, ठीक है। ये भी हमें मिल गया, ओके। 2 persons बिलोंग टू भूटान एंड 2 persons बिलोंग टू पाकिस्तान। 2 लोग पाकिस्तान को बिलोंग कर रहे हैं, ओके। तो ये तो कंफर्म फिक्स हो ही गया है। अब ये 1 1 वाले कौन से हैं, एक होगा मंगोलिया, राइट, और दूसरी कंट्री कौन सी है, चाइना, ये फिक्स हो गया है, राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, स्टेटमेंट नंबर 4, बी बिलोंग्स टू भूटान। बी की कंट्री क्या है, भूटान, ओके।
बी की कंट्री आ गई भूटान, ठीक है, बी बिलोंग्स टू भूटान। टू पर्सन्स, द वन हु बिलोंग्स टू द ट्राइब आर एंड बी नो फ्रेंच। देखो दो लोग हैं, एक है जो कि ट्राइब आर को बिलोंग करते हैं, वो भी फ्रेंच जानता है, और एक पर्सन बी, वो भी फ्रेंच जानता है। तो पर्सन बी अगर फ्रेंच जानता है तो बी की लैंग्वेज तो स्ट्रेट अवे आप लिख पाए फ्रेंच। और एक आप कह रहे हो ट्राइब आर वाला फ्रेंच जानता है, तो ट्राइब आर यहाँ पर लिखो और इसके सामने ऐसे करके अगेन कनेक्ट करके यहाँ पर लिख दो फ्रेंच, ठीक है, ओके, ये हुआ। स्टेटमेंट नंबर 5, सी नोस डच एंड बिलोंग टू ट्राइब क्यू। सी की ट्राइब क्या है? क्यू है, और सी की लैंग्वेज क्या है? डच। ओके, ये भी डन हो गया है, सी की लैंग्वेज डच। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 6, नाइदर ए नोर द पर्सन हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान नो फ्रेंच। ए के सामने फ्रेंच नहीं आएगा, तो ए के सामने क्रॉस कर दो फ्रेंच, राइट। और ये कहना चाह रहा है कि अगर कंट्री पाकिस्तान है तो उसके सामने भी फ्रेंच नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के सामने क्रॉस कर दो फ्रेंच। और आप ये भी कह सकते हो कि अगर फ्रेंच है तो उसके सामने पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, तो फ्रेंच अभी कहाँ पर आया हुआ है? बी के सामने, तो बी तो ऑलरेडी भूटान से है, तो वहां पर पाकिस्तान जैसे कोई सवाल है ही नहीं, उसकी कंट्री ऑलरेडी फिक्स हो चुकी। नाउ स्टेटमेंट 7, द पर्सन्स बिलोंगिंग टू द ट्राइब्स क्यू एंड यू नो द सेम लैंग्वेज। तो अगर क्यू की लैंग्वेज डच है, आप कह सकते हो जो ट्राइब यू होगी ना, उसकी लैंग्वेज भी क्या है? डच। इतनी बात यहाँ से बन गई। ओके, अब हमें जो सेट में इंफॉर्मेशन दी हुई है उस पर जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसी को यहाँ पर यूज करके फिल करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन में दो कंट्रीज तो भूटान है, दो कंट्रीज है पाकिस्तान। पहले मैं सोच रहा हूँ एक्स और एक्स को फिल करने की कोशिश करता हूँ एक बार। सी की कंट्री एक्स है और एफ की कंट्री एक्स, दोनों की कंट्री सेम होनी चाहिए। क्या दोनों की कंट्री भूटान हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भूटान ऑलरेडी बी की कंट्री है। उस केस में भूटान वाले 3 हो जाएंगे, 3 तो नहीं होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। तो कहना ही से सी की एक्स और एफ की एक्स क्या बनेगी? पाकिस्तान। ये यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा, राइट, और एफ ये भी क्या आ जाएगा? पाकिस्तान। ये तो फिक्स कर दिया हमने, पाकिस्तान एंड पाकिस्तान, डन। ओके, पाकिस्तान के सामने फ्रेंच नहीं आना चाहिए था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जहां पर पाकिस्तान आपने लिखा ना एफ के सामने, वहां पर आप फ्रेंच क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस फ्रेंच बोल सकते हैं, क्रॉस फ्रेंच। ओके, इतना हुआ। अब आगे की इंफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं। तो एक बार ये देखो, पी स्वीडिश कहाँ पर आ सकता है? तो पी स्वीडिश के लिए अभी हमारे पास 2 स्पेसिस बचे हुए हैं। कौन कौन से? ए एंड डी। ओके, और आर फ्रेंच के लिए कितने स्पेसिस बचे हुए हैं? आर एंड फ्रेंच। नाउ अब आप देखो आर फ्रेंच कहाँ पर आ सकता है? तो एक पर्सन था बी जो फ्रेंच जानता है, और एक था ट्राइब आर वाला जो फ्रेंच जानता है। तो आर फ्रेंच कहाँ पर आ पाएगा? कहने से ओनली पॉसिबिलिटी है डी, ये आर हो जाएगा और इसके सामने लैंग्वेज आ जाएगी फ्रेंच। बोल सकते हैं ऐसा, राइट, ठीक है, आर फ्रेंच डन। अब बताओ पी स्वीडिश कहाँ पर आएगा? तो अब आप पी स्वीडिश के लिए देख सकते हो, या तो हमारे पास में एफ का प्लेस है या फिर ए का प्लेस है। तो अभी इसको हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, कंट्रीज पर आ जाते हैं। ए और डी की कंट्री हमें फिक्स करनी है। ए और डी की कंट्री कौन कौन सी बची हुई है? पाकिस्तान दोनों आ गए, चाइना डन, एक मंगोलिया और भूटान वाले 2 हैं, तो एक मंगोलिया और एक भूटान, ठीक। क्या डी की कंट्री भूटान हो सकती है? क्योंकि डी की लैंग्वेज फ्रेंच है, 2 सेम लैंग्वेज वाले की कंट्री डिफरेंट होनी चाहिए थी। तो हम लोग इस लॉजिक के बेसिस पर कह सकते हैं कि डी की कंट्री भूटान नहीं हो सकती। तो भूटान किसकी कंट्री होगी? एक ही, तब डी की कंट्री कौन सी हो जाएगी? मंगोलिया। ये डन हो गया। तो कंट्रीज तो हम लोग पूरी फिक्स कर पाए, राइट, कंट्रीज डन है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर लैंग्वेज की बात करें तो फ्रेंच 2 बार आ चुका है, डच 2 बार आना चाहिए। ओके, तो अगर डच हमारे पास 2 बार आना चाहिए तो डच बेसिकली लास्ट में तो नहीं आ सकता, राइट, यहाँ पर डच नहीं आ सकता क्योंकि पाकिस्तान की ऑलरेडी पाकिस्तान डच कॉम्बिनेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो लास्ट में तो डच नहीं आएगा, ठीक
तो लास्ट में डच नहीं आएगा तो आप इसी इंफॉर्मेशन का यूज करो, डच कहाँ पर आएगा उस हिसाब से। तो डच वहां पर आना चाहिए जहां पर ट्राइब वाला स्पेस भी खाली है और लैंग्वेज वाला स्पेस भी खाली है, और एफ के साथ वो नहीं आ सकता क्योंकि पाकिस्तान वहां पर कंट्री है ऑलरेडी। पाकिस्तान डच का कॉम्बिनेशन यूटिलाइज हो चुका है तो दोबारा नहीं आना चाहिए। तो कहना इसे ए यू और इसकी लैंग्वेज डच, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा यहाँ से। ओके, ए यू एंड डच। अब पी और स्वीडिश सिर्फ एक ही जगह पर आ सकते हैं, लास्ट में पी यहाँ पर और इसकी लैंग्वेज आ गई स्वीडिश, राइट। देन ट्राइब एस बचा हुआ है तो बी का ट्राइब हो गया एस, और लैंग्वेज कौन सी बची है, फ्रेंच दोनों आ गए, डच दोनों आ गए, स्वीडिश आ गए। तो फोर्थ लैंग्वेज कौन सी थी हमारे पास, सो फोर्थ लैंग्वेज वॉज स्पेनिश, तो ई की लैंग्वेज क्या आ गई, स्पेनिश। ओके, पूरा सेट हमारा फिल्ड अप हो चुका है। अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है टू विच कंट्री डज ए बिलोंग, ए कौन सी कंट्री को बिलोंग कर रहा है, आप कह सकते हो भूटान, ऑप्शन ए। टू विच ट्राइब डज एफ बिलोंग, एफ का ट्राइब है पी, ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पर्संस हु बिलोंग टू द ट्राइब्स एस एंड यू, एस ट्राइब को बिलोंग कर रहा है ए और यू को बिलोंग कर रहा है, एस को बिलोंग कर रहा है बी और यू को बिलोंग कर रहा है ए। तो दे बोथ नो द सेम लैंग्वेज, नो, ये तो फॉल्स है, जो कि एक की डच है, एक की फ्रेंच है। वन ऑफ देम इज एफ एंड द अदर वन इज बी, ये भी फॉल्स है। दे बोथ बिलोंग टू द सेम कंट्री, ये ट्रू है। दोनों की कंट्री क्या है, भूटान। दे डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन, ये भी फॉल्स है, क्योंकि दोनों कंट्री तो सेम है ना। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एट्रीब्यूट्स थे और इस टाइप से हम लोग प्रोसीड करेंगे, राइट। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि अगर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट थोड़े से ज्यादा हैं तो वहां पर हमें टाइम लगेगा, बेसिकली बहुत सारे कनेक्शंस वहां पर हमें देखने होंगे, राइट। ठीक, सेट नंबर 3। ओके, ये सेट क्या कह रहा है, ईच ऑफ द 8 एम्प्लॉइज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच ऑफ अ कंपनी वर्क ऑन वन ऑफ द डेज अमंग मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे and in one of the shifts among 1, 2 and 3 but not necessarily in the same order. There are at least 2 and at most 3 shifts on a particular day. मंडे में या तो 2 शिफ्ट है या फिर 3 है, ट्यूसडे में 2 या 3 और वेंसडे में भी 2 या 3 शिफ्ट। No two persons working on the same day are in the same shift. अगर 2 लोग मंडे में हैं तो दोनों अलग अलग शिफ्ट में होंगे, 3 लोग ट्यूसडे में तो तीनों अलग अलग शिफ्ट में होंगे, ऐसे ही वेंसडे, हर डे के लिए ऐसा ट्रू है। Following information is known about them. Statement 1 कह रहा है there are only 2 shifts on Wednesday. Wednesday में सिर्फ 2 शिफ्ट है, 1 and 2, और ई वेंसडे को वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, वेंसडे में 2 शिफ्ट हैं तो इससे ये डिसाइड हो जाता है कि मंडे और ट्यूसडे में 3 शिफ्ट हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें शिफ्ट और डे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए शिफ्ट और डे का, और फिर हम इस पूरे ग्रिड में ऐसे पर्सन्स फिलअप कर पाए, जो भी 8 पर्सन्स। तो ऐसा एक ग्रिड बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप की ग्रिड की मैं बात कर रहा हूँ। 1, 2 and 3 आर शिफ्ट, मंडे ट्यूसडे वेंसडे आर दी डेज। और इसने क्या बोल दिया है, देयर आर ओनली 2 शिफ्ट ऑन वेंसडे, दैट इज शिफ्ट 1 and 2। तो वेंसडे को शिफ्ट 3, ये तो ब्लॉक है, ये वाला सेल ब्लॉक है, बाकी के 8 सेल्स एक्टिव हैं। उन 8 सेल्स में 8 पर्सन्स आ जाएंगे बेस्ड अपॉन द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ई डज नॉट वर्क ऑन वेंसडे, ई वेंसडे को वर्क नहीं कर रहा है, तो वेंसडे की शिफ्ट 1 में ई को क्रॉस कर दीजिए और वेंसडे की शिफ्ट 2 में ई को क्रॉस कर दीजिए, इतना यहाँ से गैप आएंगे। ओके, स्टेटमेंट 1 अब रीड नहीं करना है, स्टेटमेंट 2 पर चलते हैं। बी एंड डी आर द ओनली 2 पर्सन्स वर्किंग इन शिफ्ट 3। शिफ्ट 3 हमारे पास 2 ही हैं, या तो मंडे वाली शिफ्ट 3 या फिर ट्यूसडे वाली शिफ्ट 3। ये कह रहा है बी एंड डी आर द ओनली 2 पर्सन्स वर्किंग इन शिफ्ट 3। तो आप क्या कह पाओगे इसमें, बी स्लैश डी यहाँ पर हो और डी स्लैश डी यहाँ पर, ऐसे ही कुछ बनेगा। ओके, स्टेटमेंट 2 डन, अब रीड नहीं करना है। स्टेटमेंट 3 पर चलते हैं। H and A work on Tuesday and Wednesday respectively. H and A does not work in shift 2. A shift 2 में वर्क नहीं करता है। H and A work on Tuesday and Wednesday respectively.
तो ए हमारा वेंसडे में है और ए शिफ्ट 2 में वर्क नहीं कर रहा है, तो कैन यू से कि ए शिफ्ट 1 में वर्क करेगा क्योंकि वेंसडे में शिफ्ट 3 है ही नहीं। ओके, A does not work in shift 2. H and A are in different shift. H and A की शिफ्ट भी डिफरेंट है, तो H की शिफ्ट क्या आएगी, शिफ्ट 2 आएगी ना ट्यूसडे की। Why? क्योंकि शिफ्ट 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, शिफ्ट 1 नहीं हो सकती, अदरवाइज A की और H की सेम हो जाएगी। A और H की डिफरेंट होनी चाहिए, H ट्यूसडे में वर्क करेगा और थर्ड शिफ्ट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है आइदर D और B के साथ। डन। नेक्स्ट, C and H are in same shift. अगर C and H सेम शिफ्ट में है तो C कहाँ पर हो सकता है, आइदर मंडे शिफ्ट 2 और वेंसडे शिफ्ट 2। अभी मुझे नहीं पता है तो मैं यहाँ पर C लिख लेता हूँ, थोड़ा मुझे याद रहेगा कि अच्छा C इस शिफ्ट में आना है, शिफ्ट 2 में, या तो मंडे वाले में या फिर वेंसडे वाले। ओके, इससे मुझे याद रहेगा। ठीक है, C and H are in same shift. F and G are in same shift. F and G ये भी दोनों सेम शिफ्ट में। ओके, अगर F and G सेम शिफ्ट में है तो कौन सी शिफ्ट में हो सकते हैं, कैन आई से जो शिफ्ट 2 है हमारे पास दो उसके स्पॉट्स बचे हैं, उसमें एक स्पॉट पर C ऑलरेडी आया हुआ है, राइट। मंडे वेंसडे में से एक जो सेकंड शिफ्ट है उसमें C आया हुआ है, तो जो F एंड G है वो तो दोनों नहीं आ सकते ना इसमें। डेफिनेटली कैन वी से F एंड G शिफ्ट 1 में ही काम कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे इन एनी ऑर्डर। उसमें स्टेटमेंट 5 पर आप जाओगे तो F डज नॉट वर्क ऑन ट्यूसडे, तो आप कह सकते हो कि F वर्क ऑन मंडे एंड G वर्क्स ऑन ट्यूसडे। नाउ अब हमारे पास दो लोग बचे हुए E एंड C। अगर आप ध्यान से देखें तो E हमारा वेंसडे की शिफ्ट 2 में नहीं आ सकता, क्रॉस आपने बनाया हुआ है, तो वहां पर C आ जाएगा और E आ जाएगा मंडे की शिफ्ट 2। अभी भी कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जिससे हम B और D की पोजीशंस को फिक्स कर पाए, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। हु वर्क्स इन शिफ्ट 1 ऑन मंडे, शिफ्ट 1 ऑन मंडे, ये तो F है, ऑप्शन डी। Which of the following is the correct combination of person day shift? B Wednesday 3, B के बारे में तो कंफर्म कह ही नहीं सकते। E Monday 2, E Monday 2, yes this is correct। G Wednesday 1, ये भी गलत है। C Tuesday 3, ये भी गलत। ओके, now क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 10 डन। 11 क्या कह रहा है, which of the following is the correct group of persons working on Monday? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हम बी और डी में डिसाइड नहीं कर सकते ना, एफ और ई तो फिक्स है, लेकिन आउट ऑफ बी और डी कोई एक हो सकता है। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस वर्किंग इन शिफ्ट 1 एफ जी ए, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कोई और ग्रिड भी बना सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट ग्रिड का स्ट्रक्चर है वो इस सेट को करने के लिए यही स्ट्रक्चर है। फटाफट आप क्वेश्चन कर सकते हो। आप चाहते तो आप इसके लिए कोई 2 कॉलम की टेबल भी बना सकते थे, राइट, इस टाइप से, रादर 3 कॉलम की टेबल। ठीक है, और उसमें आप ऐसे खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो, यू विल डिसाइड कि इसमें ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। तो ए बी सी डी इस टाइप से पर्सन वाइज, ई एफ और जी एंड एच, कुछ ऐसे आप पर्सन बना लोगे, फिर उसके सामने उनका डे लिखोगे, वर्क का जो डे है, और उनके सामने शिफ्ट। तो एक बार ट्राई करके देखना, अगर इससे आपको जल्दी आंसर आता है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ही, राइट। आज का लेक्चर मैं यहीं पर कंक्लूड करूंगा। आप अपने एंड से डिस्ट्रीब्यूशन के मल्टीपल सेट्स अटेंड करो, राइट, और देखो कि क्या क्या अप्रोचेस और आप वहां पर सीख सकते हो इसी टाइप से, राइट। और ट्राई करना कि टेबल के क्लोज, जैसा मैंने आपको यहाँ पर सिखाया कि टेबल के क्लोज ही सारे इन्फॉर्मेशन को रख के, तो कुछ इसी हिसाब से आप स्ट्रक्चर कीजिए हर एक सेट का अप्रोच, और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, और क्या क्या वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बहुत एकदम इनोवेटिव आइडिया यहाँ पर है, जनरली लोग ऐसे प्रीफर करते हैं, तो इनोवेटिव वे में हम इसको काइंड ऑफ ग्रिड स्ट्रक्चर में कर सकते हैं, और आपने देखा कहीं पर भी हम स्टक नहीं किए, ईजिली वो सेट वहाँ पर हमारा बन गया। ठीक है,
तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे लेक्चर 2 में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ, एंड आई विल ट्राई कि डीआई का कोई टॉपिक अब मैं लेकर आऊँ। तो इस डीएलआर का जो फ्रेश कोर्स है उसमें ऐसे ही करेंगे कि एक टॉपिक एलआर का और फिर एक टॉपिक डीआई का, तो ऐसे ऑल्टरनेटली हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, राइट। तो 15 मैक्सिमम 15 लेक्चर्स में पूरा डीएलआर हमारा कवर हो जाएगा। ओके, मैं लेक्चर्स बहुत शॉर्ट रखूँगा सो दैट आपको प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए। तो 30-35 मिनट्स में आपका पूरा टॉपिक, क्योंकि थ्योरी कुछ थी नहीं, आई डिस्कस 3-4 सेट्स जो भी, और आपको वेरियस अप्रोचेस सिखाना बेसिकली मेरा मकसद था, राइट। आई होप आप लर्न किए होंगे, इनको इम्प्लीमेंट करना और कुछ नए अप्रोचेस भी सीखना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम लेक्चर 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।